नमस्कार स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती आज 12th NCERT मैथमेटिक्स का एक ऐसे टॉपिक लेके आया हूँ जिसने गणित को एक अलग ही तरीके से पेश किया है। और इसका उपयोग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो अब भी हम आगे बात करने वाले हैं उसकी। तो टॉपिक का नाम पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ। टॉपिक जो है वो आपने अपना देखा होगा, टॉपिक ऑफ व्यू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑफ व्यू। ऑफ व्यू के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी बेसिक बातें जानेंगे। ऑफ व्यू एक्चुअल में है क्या, इसका यूज कहाँ होता है ना, इसको क्यों खोजा गया है, इस तरीके से इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। और आगे आने वाली क्लासों में इससे संबंधित और भी वीडियो आएंगे, इसके सारे जितने एक्सरसाइज हैं उन पे वीडियो आएंगे। तो देखिए ऑफ व्यू जो है, ऑफ व्यू को क्यों लाया गया मैथमेटिक्स में, ठीक। तो ऑफ व्यू जो है वो गणित की एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा मान लें, ट्रिक मान लें या टाइप मान लें, इस तरीके से बहुत ही शक्तिशाली साधनों में से एक है। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो आपने जो देखे होंगे रैखिक समीकरण होते हैं, क्या, रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरणों में इनको हल करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए ऑफ व्यू का यूज किया गया, ठीक, ऑफ व्यू का यूज किया गया। अब रैखिक समीकरणों, इन रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए, इनकी संक्षिप्त मतलब शॉर्ट मेथड बनाने के लिए और आसानी से हम समझ सकें उनको, उनकी समझने के लिए और उनको हल करने के लिए जो प्रयास किए गए, उस प्रयास के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिला, ऑफ व्यू एक तरीका मिला। इस तरीके से हम इनके कुछ समीकरणों को उस ऑफ व्यू के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से और आसानी से, सरलता से कर सकते हैं। अब ऑफ व्यू होता क्या है, इसे समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले ऑफ व्यू में देखिए ऑफ व्यू को दर्शाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले मैं एक बात करूं, एक ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैंने एक व्यक्ति है, कोई क्या है, व्यक्ति है, ठीक, और इसके पास 15 पुस्तकें हैं। जी हिंदी में मैंने बाकायदा लैंग्वेज में लिख दिया कि एक कोई व्यक्ति है और इसके पास 15 पुस्तकें हैं। अब इस सेंटेंस को बार बार लिखना, इसको मैंने एक अलग ही तरीके से और इस रूप में लिख दिया जी। एक कैपिटल ब्रैकेट बनाया मैंने, बड़ा ब्रैकेट बनाया है ना, आप जानते हैं छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, इस तरीके से। तो मैंने एक बड़ा ब्रैकेट बनाया और उसके अंदर 15 लिख दिया और इसका मैंने मतलब बता दिया कि इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति होगा। अब उसका नाम तो जो अपन रखना वो रख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से, लेकिन इसको मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति जिसके पास जिसके पास 15 पुस्तकें हैं। तो इतने बड़े सेंटेंस को मैंने इस छोटे से फॉर्म में दर्शा दिया और इस छोटे से ही फॉर्म को दर्शाने का जो तरीका है वो क्या है, ऑफ व्यू है, ठीक। एक सिंपल सी एंट्री थी कि पुस्तकें बताई गई थी, किसी व्यक्ति के पास 15 पुस्तकें हैं। तो इस आकृति में मैंने इस तरीके से मैंने उसको लिख दिया। इसका मतलब क्या, इसका सेंस क्या निकलेगा, इसका सेंस ये निकलेगा कि कोई व्यक्ति होगा जिसके पास 15 पुस्तकें हैं, ठीक। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें। अब यही व्यक्ति है, ठीक, यही व्यक्ति है और इसको मैंने बोल दिया
कि इसके पास 15 पुस्तकें और एक व्यक्ति इसके पास 15 पुस्तकें और 5 पेन हैं, 15 पुस्तकें और 5 पेन हैं, तब इसे हम ऑब्व्यू के तरीके से कैसे दर्शाएंगे? तो मैंने बोला देखो, पुस्तकें और पेन और व्यक्ति क्या है? व्यक्ति है, अपन ने उसका नाम दे दिया ए। तो कितनी पुस्तकें हैं? 15। कितने पेन हैं? 5। यही तरीका हुआ। कितनी पुस्तकें हैं? 15। कितने पेन हैं? 5। देखिए ऑब्व्यू के जो क्वेश्चन हैं वो कुछ टाइम बाद या अगली क्लास में या इसी क्लास में, अभी इसके बारे में हम समझ तो लें। किसी भी नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक को जानना बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी गेम आप खेलते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बैट कैसे पकड़ना है ना, कब क्या शॉट लगाना है, कब डिफेंस करना है, कब अटैक करना है, ये सब जानना ज़रूरी है, तब तो आप क्रिकेट अच्छी तरीके से खेल पाएंगे। इसी प्रकार इस ऑब्व्यू के चैप्टर में आपको परफॉर्मेंस देनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसकी बेसिक बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑब्व्यू होता क्या है, फिर ऑब्व्यू कितने प्रकार का होता है, इसमें अवयव कैसे होते हैं, किसको किस तरीके से दर्शाते हैं, ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे। और हो सका तो एक आध दो क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पूरी बेसिक बातें आज हम जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम जस्ट ऑब्व्यू को समझ रहे हैं, है ना। उसके अंदर जो अवयव होंगे या जो प्रविष्टियाँ होंगी या जो उसके अंदर एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, वो क्या दर्शाएंगे, है ना, उससे सॉल्व कैसे करेंगे, ऑब्व्यू कितने प्रकार का होता है, इस तरीके से सब जानेंगे। तो अभी मैंने क्या बोला, आपको ऐसा क्वेश्चन लिख दिया है, एक कोई व्यक्ति जिसके पास 15 पुस्तकें और 5 पेन है, उसका आंकड़ा कुछ इस तरीके से बना दिया गया है। अब इसको ऑब्व्यू में दर्शाना है ना, ऑब्व्यू में दर्शाना है। तो देखिए इसका जो ऑब्व्यू बन जाएगा, ऑब्व्यू रूप बनेगा, वो कैसा बनेगा? 15 पुस्तकें 5 पेन, ये एक टाइप बन सकता है, इसको मैंने बोल दिया प्रथम टाइप, है ना। अगर ऐसा लिखा है तो ये फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, है ना। अब इसी को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, किस तरीके से? एक ये मैंने लिखा पहले पुस्तकें और यहाँ लिख दिया मैंने पेन, और यहाँ वो व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के पास कितने पुस्तकें हैं? 15 पुस्तकें हैं। ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति के पास कितनी पुस्तकें हैं? 15। और कितने पेन हैं? 5। अब इसको हम कैसे इसको हम कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं, कैसे? ऑब्व्यू के फॉर्म में 15 पुस्तकें 5 पेन। हाँ, दोनों टाइप सही है। हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं, हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं। और भी देखते हैं, है ना। तो ये भी एक ऑब्व्यू है और ये भी एक ऑब्व्यू है। अब थोड़ा सा और मैं आगे डाटा बढ़ाता हूँ। कैसे बढ़ाता हूँ? मैंने बोला कि 3 व्यक्ति हैं, मैंने बोला 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति बोल दें, 3 फैक्ट्री बोल दें, कुछ भी इस तरीके से आंकड़े में देना। 3 व्यक्ति ए, बी और सी, जिनके पास क्रमशः 25, 10 और 15 क्या पुस्तकें तथा 8, 5 और 7, 8, 5 और 7 क्या हैं? पेन हैं, है ना। अब
इस तरीके से बना है। अभी तो हम केवल मैट्रिक्स को, आव्यूह को समझ रहे हैं ना, दर्शाने के तरीके को। तो सबसे पहले इसको मैं टाइप बताऊंगा, ठीक। इसको अपन दो टाइप से लिख सकते हैं, किसी भी आव्यूह को दो तरीके से बना सकते हैं। जो फर्स्ट होगा वो कैसा होगा और सेकंड कैसा होगा। तो देखिए ज़रा भाई, कितने व्यक्ति हैं, पहले मैंने यहाँ लिख दिया व्यक्ति, ठीक। कितने व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। अब उनके पास पुस्तकें कितनी हैं, एक के पास पुस्तकें और पेन। तो एक के पास कितनी, 25 पुस्तकें हैं, बी के पास 10 पुस्तकें हैं और सी के पास 15 पुस्तकें हैं। इसी प्रकार ए के पास 8 पेन हैं, बी के पास 5 पेन हैं और सी के पास 7 पेन हैं। अब इनको हमें आव्यूह में दिखाना है। क्या करना है, आव्यूह में दिखाना है। तो आव्यूह में कैसे दिखाएंगे, सिंपल सा है। फर्स्ट टाइप में तो यहाँ पे पुस्तकें, यहाँ पे पेन और यहाँ पे वो व्यक्ति रहते हैं। तो व्यक्ति को, पूरे एक समूह को मैंने, इस पूरे समूह को मैंने मान दिया, चलो P मान दिया, ठीक। तो 25, 10 और 15, 8, 5 और 7, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया और बराबर बोल दिया P। और ये क्या है, आव्यूह को दर्शाने का तरीका। या फिर सिंपल है P छोड़ो, ये आ गया। इसको फर्स्ट टाइप अपन ने ऐसा बना दिया। तो इन सभी आंकड़ों को मैंने एक सिंपल से एक तरीके में बांध दिया। उस तरीके को क्या बोलते हैं, आव्यूह। क्या बोलते हैं, आव्यूह। अब सेकंड टाइप, उसने ऐसे आंकड़े नहीं पेश किए। उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पे लिख दिया पुस्तकें, क्या लिख दिया, पुस्तकें, और यहाँ पे लिख दिए पेन, ठीक। और यहाँ ये कितने आ जाएंगे, व्यक्ति। तो पहला व्यक्ति ए, दूसरा बी और तीसरा सी। पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। तो पहले के पास कितनी पुस्तकें थी, 25। दूसरे के पास कितनी थी, 10। और तीसरे के पास कितनी थी, 15। तो 25, 10, 15। इसके पास कितने पेन हैं, 8। इसके पास 5, इसके पास 7। और इसको भी फिर मैंने क्या किया, एक अलग तरीके से 25, 10, 15, 8, 5, 7, और इसको हमने कुछ इस तरीके से दर्शा दिया। तो ये आव्यूह को दर्शाने का तरीका हो गया, टेक्निक हो गई, ठीक है ना। ए भी टाइप सही है, ए भी दर्शाने का तरीका ठीक है और ए भी ठीक है ना। वो अपने ऊपर हम किसको क्या मान रहे हैं। हमने यहाँ पे व्यक्ति ले लिए ये, और ये सब क्या है, पुस्तकें हैं। अब ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए ज़रा, इतना हमने किया। अब यहाँ जो बने हैं, जो इस तरीके से ये बनी है, ये क्या बनी, अब यहाँ पे ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति और ये तीसरा व्यक्ति, ये पुस्तकें और ये पेन। तो जगह थोड़ा सा स्पेस, यहाँ देखिए, इसको मैंने कुछ अभी थोड़ा रुकिए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम आव्यूह के बारे में जानने वाले हैं अब, ठीक। ये पेन है और ये पुस्तकें हैं, ठीक। अब ध्यान देना ज़रा, हाँ। तो इस तरफ जो ऐसे बन रहे हैं, इसको बोलेंगे पहली पंक्ति, मतलब फर्स्ट रो। क्या, फर्स्ट रो। इसको बोलेंगे दूसरी पंक्ति, सेकंड रो। इसको बोलेंगे तीसरी पंक्ति, थर्ड रो। तो इस तरीके से जो ऐसे आते जाएंगी, सब क्या कहलाएंगी क्या कहलाएंगी, पंक्तियाँ कहलाएंगी, ठीक। ऐसे में पहली पंक्ति, ऐसे में दूसरी पंक्ति और ऐसे में कितनी, तीसरी पंक्ति। तो यहाँ पे कितनी पंक्ति हो गई, यहाँ पे 3 पंक्ति हो गई। अब इस तरफ की बात कर ले जरा। तो यहाँ से फर्स्ट ये जो बन रहा है, इसको कहते हैं पहला स्तंभ। क्या बोलेंगे, पहला स्तंभ। और इसको बोलेंगे दूसरा
स्तंभ। ठीक, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार यहाँ पे ये पूरी है स्तंभ, है जो क्षैतिज जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है, जो क्षैतिज जा रही है वो क्या कहलाएंगी? पंक्ति। ये कौन सी है? फर्स्ट। और ये कौन सी है? सेकंड। यहाँ ये कौन सा है? फर्स्ट कॉलम। स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, पंक्ति को बोलते हैं रो, स्तंभ को क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम, आपने कॉलम सुना होगा, आप अपने बेसिक डेली यूज में देखते हैं कॉलम। अपने मकान में जो पिलर होते हैं वो कॉलम बोलते हैं। कॉलम कैसे होते हैं? वर्टिकल होते हैं, सीधे होते हैं। अभी ये कैसा है? वर्टिकल है, और ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ सेकंड कॉलम, यहाँ पे थर्ड कॉलम। तो एक बात यहाँ पे संरचना समझ में आई अपन को। क्या संरचना समझ में आई? कि जो आवयव होता है वो पंक्ति और स्तंभ से मिलके बना होता है, पंक्ति और स्तंभ से मिलके बना होता है। तो इन्हीं आंकड़ों को मैंने कुछ इस तरीके से दर्शा दिया, और इस तरीके से दर्शाने का जो तरीका बनता है, इन आंकड़ों को इस तरीके से दिखाने का जो तरीका है या टाइप है या जो संरचना बनी, स्ट्रक्चर बना, उसको क्या बोलते हैं? आवयव बोलते हैं। अब आवयव में ये जो अंदर आए हैं, ये अंदर क्या कहलाएंगे? इनको क्या बोलते हैं? अवयव। इनको क्या बोलते हैं? अवयव। ठीक, अवयव क्या बोलते हैं? अवयव। ठीक, अब अवयव बोल दिया, थोड़ा एक डायग्राम बनाता हूँ आपको, बड़ा सा, फिर समझाता हूँ अच्छे से। ठीक, ये अपन ने एक आवयव बना लिया। अब इस तरीके से मैंने बोल दिया ABCDEF। ठीक, इस तरीके से मैंने बना दिया। तो जो ABC क्या है? ABCDEF क्या है जी? अवयव है। क्या है? अवयव है। इसी प्रकार जो अवयव है, ठीक है। और ये पूरा एक बना जो स्ट्रक्चर, जी इस तरीके से पूरा, और ये पूरा, ये क्या कहलाते हैं? दोनों पंक्ति कहलाते हैं। ये पहली पंक्ति फर्स्ट, और ये सेकंड। क्या है? ये पंक्तियां हैं या रोज हैं। क्या है? पंक्तियां हैं या रो हैं, या रोज बोलेंगे, बहुत सारी हैं। इसी प्रकार ये क्या कहलाएंगे? इस तरीके से ये तीनों क्या है? स्तंभ हैं। ठीक, क्या है? ये स्तंभ हैं, कॉलम्स हैं। क्या बोलेंगे इसको? स्तंभ। क्या है? ये स्तंभ है। अंदर क्या होता है? अवयव होते हैं। अब इन्हीं अवयव को जमे, अब अवयव यहाँ पे हैं बहुत से, अब इन्हीं अवयव के हिसाब से इनको बहुत सारे टाइप में बांटा गया है, बहुत सारे टाइप में बांटा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको यहाँ पे आवयव समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम आवयव की परिभाषा देख लें पहले। ठीक, क्या देख लें? परिभाषा देख लें, डेफिनेशन देख लें। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये है मैंने लिखी है आवयव की डेफिनेशन। परिभाषा क्या कहती है देखते हैं। यदि दो संख्याओं, अब दो संख्याएं होंगी, यदि दो संख्याओं जो कि वास्तविक हो सकती हैं और अधिकल्पित भी हो सकती हैं। ठीक, 2 मिनट। तो स्टूडेंट्स ये है आवयव की डेफिनेशन। क्या कहेंगे? यदि संख्याओं, अब जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं वास्तविक भी हो सकती हैं और अधिकल्पित भी हो सकती हैं। अब वास्तविक क्या होती हैं, अधिकल्पित क्या होती हैं, आप ये जानते हैं। ठीक, तो वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं और अधिकल्पित संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक, अब तो इनने क्या कहा है कि यदि संख्याओं जो कि वास्तविक और अधिकल्पित दोनों हो सकती हैं कि एक निकाय, निकाय मतलब एक समूह बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं, इस तरीके को निकाय को पंक्तियों मतलब रोज और स्तंभों मतलब कॉलम्स की एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया जाए। देखिए, जो एक निकाय होगा उसको कुछ पंक्तियों में और कुछ स्तंभों में अपन ने व्यवस्थित कर दिया। ठीक, तो इस और जो अपन ने पंक्ति और स्तंभ व्यवस्थित किया, वो कैसी पंक्ति
पंक्ति कुछ ऐसी होती हैं, स्तंभ कुछ ऐसे होते हैं। तो यहाँ से क्या बोला, पंक्तियों की आयताकार सारणी में एक आयताकार सारणी बन जाएगी। ठीक, क्या बन जाएगी, एक आयताकार सारणी बन जाएगी और उसको एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित किया जाए। ठीक, तो इस आयताकार सारणी को हम क्या कहेंगे, आव्यूह कहेंगे। ठीक, आव्यूह कहेंगे। अब आव्यूह को हम कैपिटल ब्रैकेट से भी और स्मॉल ब्रैकेट से भी दर्शा सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4। ठीक, और चलो यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या हो गया, आव्यूह को दर्शाने का तरीका। या और ऐसा भी हम लिख सकते हैं, और यहाँ मैंने बोल दिया ये क्या है, एक आव्यूह है। तो ये भी एक आव्यूह है और ये भी एक आव्यूह है। यहाँ मैंने कैपिटल मतलब बड़े ब्रैकेट से दर्शाया है और यहाँ मैंने छोटे ब्रैकेट से दर्शाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको क्या बोला, आव्यूह, तो ये भी आव्यूह होगा। बड़ी क्लासों में और बड़ी क्लासों में आप देखेंगे, बीएससी वगैरह में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके वाला पैटर्न। तो देखिए अभी तो अपन को इस तरीके वाला पैटर्न गिवन है, तो इसको हम इन दोनों कोष्टकों से दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद क्या बोले, देखिए आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के, है ना, किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी कैपिटल लेटर से दर्शा सकते हैं, है ना, किसी भी कैपिटल लेटर से दर्शा सकते हैं। अब जो इसके अंदर जो कुछ प्रविष्टियाँ होती हैं, कुछ संख्याएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, अवयव। क्या बोलते हैं, अवयव। ये अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर हो सकते हैं, संख्याएं हो सकती हैं, है ना, इस तरीके से उनको क्या बोलते हैं, अवयव कहते हैं। तो ये आव्यूह है। ठीक, यहाँ पे एक डायग्राम और मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। अब इसके बाद आव्यूह में आव्यूह की कोटि भी होती है। अब ये कोटि क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है। ठीक, तो कोटि समझते हैं, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, तो देखिए मैंने एक यहाँ पे आव्यूह बनाता हूँ, तो मैंने बोला यहाँ पे एक आव्यूह है जिसमें m क्या है, पंक्तियाँ, पंक्तियाँ मतलब रोज हैं, और मैंने बोला n क्या है, कॉलम्स हैं। मैंने बोला m पंक्तियाँ हैं और n क्या है, स्तंभ है ना। इसको क्या बोलते हैं, रो को बोलते हैं पंक्तियाँ, रोज को क्या बोलेंगे, पंक्तियाँ, कॉलम्स को बोलेंगे स्तंभ, स्तंभ। ठीक, स्तंभ। तो यहाँ मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, ठीक। अब यहाँ मैंने क्या बोला, और कोटि। अब कोटि कैसे निकालेंगे, तो भाई मैंने बोला यहाँ पे m क्या है, पंक्ति है, तो इस तरीके से कितनी पंक्ति है जी, m पंक्ति है, और कितने कॉलम हैं, n कॉलम है। तो जो कोटि बनेगी, कोटि में हमेशा क्या होता है, पहले पंक्ति होती हैं, पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति कितनी है भाई, पंक्ति कितनी है, m है, स्तंभ कितने n, तो कोटि क्या बन गई, m क्रॉस n। इसको हम और आसानी से एक ऐसे ही अपन मन से एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप इतना समझ गए कि स्तंभ आव्यूह को दर्शाने का तरीका क्या है। मैंने बोला, जिसको मैंने बोला a11, a12, a13 डैश a1 m, a1 n कर देते हैं। ठीक, और क्या बोले, a21, a22, a23 डैश a2n। अब कंफ्यूज होंगे पहले आप, तो एक काम करो, पहले तो सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2 को बनाते हैं, है ना। मैंने बोला j a11 a12,
A21 A22, इस तरीके से क्या है, एक आव्यूह है। इसको मैंने बोल दिया कैपिटल A। अब यहाँ पे कितनी पंक्ति हैं, तो देखिए पंक्ति जो कहलाती है, तो एक और एक दो, तो कितनी पंक्ति हैं, दो पंक्ति हैं, R1 और R2 बोल सकते हैं। R मतलब रो, पहली पंक्ति क्या है रो R1, दूसरी क्या है R2। यहाँ पे कितने कॉलम हैं, इसको बोल दिया C1 पहला कॉलम, इसको बोल दिया C2, है ना। तो कहने का मतलब इसमें दो पंक्तियाँ हैं और दो स्तंभ हैं, तो इसकी जो कोटि बनेगी, क्या बनेगी, कोटि मतलब ऑर्डर, पंक्तियों की संख्या मतलब m कितना आ जाएगा, m बराबर कितने, दो, और n बराबर भी कितना, दो। m मतलब पंक्तियों की संख्या, n मतलब स्तंभों की संख्या, कोटि क्या होती है, m क्रॉस n। तो इस आव्यूह कोटि क्या बन जाएगी, 2 क्रॉस 2। अब मैंने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और ये मैंने बना दी एक आव्यूह। तो देखिए पंक्ति कितनी है, 1 2 3, तो पंक्ति मतलब m कितने हैं, 3, स्तंभ 1 2 3 4, n कितने, 4। तो कोटि क्या होती है, कोटि होती है m क्रॉस n, पहले पंक्तियों की संख्या बाद में स्तंभों की संख्या का क्रॉस निकाल लेते हैं। तो आ गया 3 क्रॉस 4। अब बताइए जरा इसमें अवयव कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यदि हमें केवल पंक्तियों की संख्या दी हो और स्तंभों की संख्या दी हो तो हम डायरेक्ट अवयव भी निकाल सकते हैं। और अवयव कैसे बनते हैं, m इंटू n, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाते हैं, हमें क्या मिल जाते हैं, उस अवयव में कुल अवयवों की संख्या। ये तो क्या तरीका है, ये पैटर्न है, 3 क्रॉस 4, मल्टीप्लाई नहीं करना। यदि हमें संख्या ज्ञात करनी अवयव तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो m कितने हैं, 3, n कितना है, 4, 4 तिया 12। देखिए 12 अवयव हैं, हाँ 12 अवयव हैं। तो किसी अवयव के एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है यहाँ पे, है ना, एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे, एक नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन आता भी है। इन्होंने बोल दिया A2 क्रॉस 3 का एक अवयव है, क्या है, अवयव है। तो इसमें अवयवों की संख्या, किनकी, अवयवों की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, या इसमें कितने अवयव होंगे। तो भाई m बराबर कितना है, 2, n बराबर कितना है, 3, तो इनका मल्टीप्लाई करो तो 2 क्रॉस 3 मतलब 2 इंटू 3, दैट इज 3 दूनी 6। तो इस अवयव A जिसमें अवयव, इसमें जिसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 3, इसमें कुल कितने अवयव होंगे, कुल 6 अवयव होंगे, और इसकी कोटि क्या है, 2 क्रॉस 3। तो एक बात याद रखना, हमेशा कोटि में पहले अब पंक्ति होंगी, बाद में स्तंभ होंगे। अब इसको दर्शाते कैसे, तरीका क्या है, तो देखिए मैंने बोला A क्या है, एक अवयव है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ, व्यापक रूप, A11 A12 A13 डैश A1n। अब पहले तो समझ लीजिए ये पंक्ति कौन सी है, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या है, ये है। तो देखिए अब मैंने यहाँ बोला A21, भाई ये पंक्ति कौन सी है, पहली, ये कौन सी आएगी, दूसरी, ये कौन सी आएगी, तीसरी। तो पहली पंक्ति मतलब पहला जो बनता है वो फर्स्ट होता है वो पंक्ति के लिए, सेकंड होता है वो कॉलम के लिए। पहली पंक्ति 1 1 1 सब में आ रहा, क्यों आ रहा 1 1 कॉमन, क्योंकि ये केवल पहली पंक्ति है। लेकिन यहाँ 1 से 2 कैसे होगा सेकंड वाले में, देखिए पहला जो ये बनेगा i j, ये इसमें i क्या दर्शा रहा है, इसमें i दर्शा रहा है पंक्तियों की संख्या, और j क्या दर्शा रहा है, स्तंभों की संख्या, है ना। तो ये इसके प्रकार 2 2 2 3 डैश 2n, इसके बाद 3 1
3 2 3 3 डैश 3n, और ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहुँच गया कौन सी पंक्ति पे, मैं एम बी पंक्ति पे, एम भाई एम क्रॉस एन उसकी कोटि दे तो एम बी पंक्ति पहुँच गए। तो M1 पहला कॉलम है जी, हाँ पहला कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है, दूसरा, तो M2। ये कौन सा कॉलम है, तीसरा, तो M3, क्योंकि पंक्ति तो MB है लेकिन कॉलम कौन सा, तीसरा। लेकिन ये कौन सा कॉलम है, Nवा कॉलम है। कौन सी पंक्ति है, MB पंक्ति है। तो पहले पंक्ति बताते हैं, दूसरे में होता है कॉलम। तो इसके अंदर कितने अवयव हो गए, M क्रॉस N, M इंटू M। इसकी कोटि क्या बनेगी, M क्रॉस N, M क्रॉस N। ठीक, अब इसको एक और तरीके से यहाँ पे देखिए जरा, इसको हम या करके कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि AIJ, ए क्या है, IJ, या ए क्या है, एक आव्यूह है जिसके अंदर इतने अवयव हैं, IJ प्रकार के अवयव हैं। अब जहाँ I बराबर 1 2 3 डैश M, हाँ M है ना, 1 2 3 4 5 M। कॉलम J 1 2 3 डैश N। देखिए 1 1 2 3 4 5 कहाँ तक, N तक जा रहे हैं। ये कॉलम है भाई, ये क्या है, कॉलम है, और ये क्या है, पंक्ति है, दैट इज अ रो। और ये सिंगल रो है, और अभी ये क्या है, सिंगल कॉलम है, और बहुत सारे तो कॉलम्स हो जाएंगे। तो इस तरफ जितनी बन रही, सब पंक्तियां बन रही हैं, जितने बन रहे हैं कॉलम्स बन रहे हैं, और इसका ये क्या कहलाएगा, व्यापक रूप ना। इसको दर्शाने का तरीका होता है। अब यहाँ से हम हर एक अवयव फाइंड कर सकते हैं। मैंने बोला I इक्वल 1 J इक्वल 1 तो 1 1, I इक्वल 1 J इक्वल 2 तो 1 2। तो पहली पंक्ति की जो पहला अवयव है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का nवा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा, इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे। तो ये कहलाता है अवयव। तो आप समझ गए होंगे। तब इसकी कोटि क्या बनेगी, इसकी कोटि क्या बनेगी, और इसका कोटि बनेगी M क्रॉस N, दर्शाने का तरीका। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, अवयवों की संख्या। देखिए कोटि की ही हेल्प से हम उसके अंदर कितने अवयव हैं, कुल कितने अवयव हैं वो बता सकते हैं। कैसे, M इंटू N, इनका गुणा कर लें, जितना आएगा उतने अवयव इसके अंदर होंगे। तो यहाँ पे कितने अवयव हैं, M इंटू N। अब वो डिपेंड करता है कितनी पंक्ति हैं और कितने कॉलम, कितनी पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं, मतलब कितने रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, तो उन एग्जाम्पल को करते हैं, समझते हैं क्या बोल रहे हैं वो। फिर उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में, आव्यूह के टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया कि 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में पुरुष और महिला कर्मियों से संबंधित कुछ सूचनाएं दी हैं। फैक्ट्री नंबर 1 में कितने पुरुष कर्मी हैं, 30, और कितनी महिला कर्मचारी हैं, 25। इसी प्रकार फैक्ट्री नंबर सेकंड में 25 पुरुष और 31 महिलाएं, और फैक्ट्री नंबर थर्ड में 27 मेल वर्कर्स और 26 फीमेल वर्कर्स हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सूचना को 3 क्रॉस 2, मतलब 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। पहली जो होती है वो M, इसको क्या दर्शा रहा है, M को और N को। तो पहला M क्या होता है, M होता है पंक्तियों की संख्या, और N क्या होता है, स्तंभों की संख्या। तो इसे हमें 3 क्रॉस 2 के आव्यूह में निरूपित करना है, और साथ ही साथ क्या बताना है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली जो प्रविष्टियां हैं वो क्या प्रकट कर रही हैं। यदि हमें ये सूचना नहीं दी होती तो इस जो हमें सूचना दी गई हैं
यदि ऐसा नहीं बोला गया तो 3x2 में, तो इन सूचनाओं को हम दो तरीके से दर्शा सकते थे। फर्स्ट, पहले मैं दोनों तरीका बता रहा हूँ और फिर अपन को जो सही दिया है, जो सही करना है वो अपन सही कर लेंगे। तो फर्स्ट देखिए, मैं इन फैक्ट्रियों को एक ए नाम के आव्यूह से दर्शा रहा हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ रख लूँगा मेल और यहाँ रख लूँगा फीमेल स्तंभ में। हाँ बिल्कुल, यहाँ मैंने रख दिए मेल और यहाँ पे रख दिया फीमेल, और इस तरफ मैंने रख दी क्या, फैक्ट्री नंबर 1, फैक्ट्री नंबर 2, फैक्ट्री नंबर 3, और इस पूरी संरचना को मैंने क्या बोल दिया, ए आव्यूह। तो मेल कितने हैं, फैक्ट्री नंबर 1 में कितनी मेल हैं, कितने पुरुष हैं, 30, और कितनी फीमेल हैं, 25। फैक्ट्री नंबर 2 में 25 क्या है, पुरुष हैं, और 31 क्या है, महिलाएं हैं। फैक्ट्री नंबर 3 में 27 क्या है, पुरुष हैं, और 26 क्या है, महिलाएं हैं, और एक आव्यूह बन गया। लेकिन इसकी कोटि क्या हो गई, कोटि भाई कुल, देखिए ये क्या कहलाती, पंक्ति। तो कुल कितनी पंक्ति, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 पंक्ति बन रही हैं, तो m = 3। स्तंभ कितने बन रहे हैं, 2, तो n = 2। तो कोटि क्या बन गई इसकी, m × n, दैट इज 3x2। हाँ, एक ये तरीका होता आव्यूह बनाने का। सेकंड क्या बन जाता, सेकंड क्या बन जाता, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, तरीके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम इन आंकड़ों को एक आव्यूह में निरूपित कर सकते हैं जो दोनों सही माने जाएंगे। लेकिन यहाँ सूचना में बोला गया है, वो हम बात करते हैं अभी। यहाँ फिर मैंने बोला कि ए एक आव्यूह की संरचना बना रहा हूँ, और यहाँ मैंने फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3 यहाँ पे ले ली, ठीक। फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3, और यहाँ पे मैंने ले लिए मेल और फीमेल। तो फैक्ट्री 1 में कुल कितने मेल हैं, 30, और कुल कितनी फीमेल हैं, 25। फैक्ट्री 2 में 25 मेल हैं और 31 फीमेल हैं, और 3 में 27 और 26। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये कॉलम्स हैं, कुल कितने कॉलम्स हो गए, 1 2 3, और कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, रो कितने हैं, ये हैं। ये स्तंभ, कॉलम, स्तंभ कोई कॉलम बोलते हैं, पंक्ति मतलब रो। तो कितनी, 1 और 1 2, तो m बराबर कितने, 2 भाई। पंक्ति मतलब जी m है ना, पंक्तियों की, m मतलब पंक्तियों की संख्या। कुल कितनी पंक्ति, पहली और दूसरी, इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, पूरे को R1, पूरे को R2। इसी प्रकार ये C1, C2, C3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो कॉलम मतलब n मतलब स्तंभों की संख्या। तो कोटि क्या बन गई इसकी, m × n मतलब 2x3। अब ये टाइप थे, इन दो तरीकों से हम इनको बता सकते थे। लेकिन यहाँ हमें क्या बोल दिया गया है कि हमें क्या दिखाना है, इसको सूचना को 3x2 में, 3x2 वाले टाइप से बताना, आव्यूह बनाना है। तो 3x2 कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसको अपन नहीं ले सकते, गलत नहीं है लेकिन ये, बट इस सवाल के हिसाब से जो बोला गया है इसको हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमें ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक। तो ये दो तरीके थे इसको दर्शाने के, आंकड़ों को दर्शाने के लिए आव्यूह में। लेकिन पहला वाला इनने हमको बोला है 3x2 का। तो ध्यान रखिएगा, इन आंकड़ों में 3 क्या हैं, 3 फैक्ट्रियाँ हैं। तो तीनों को अपन ने ऐसे रखा है, क्योंकि यहाँ पे 3x3 में 3, पहले पंक्ति में 3 आना चाहिए। दिमाग ये लगाना है कि यहाँ जो पंक्ति आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 3 आंकड़े में क्या है, 3 संख्या किसकी है, फैक्ट्रियों की संख्या 3 है। तो अपन ने ये फैक्ट्री ऐसे में रख दी, और कॉलम में मेल और फीमेल रख दिए। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये अपने क्वेश्चन के हिसाब से ठीक नहीं है, बाकी है सही वो भी, बट यहाँ बोला क्या गया था 3x2। अब यहाँ बोला गया है तीसरी बात, अगली बात, तीसरी पंक्ति। भाई तीसरी पंक्ति कहाँ है, तीसरी पंक्ति ये है, पंक्ति ये होती, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, दूसरा स्तंभ कहाँ पे है, दूसरा स्तंभ हमने उसको है, ये दूसरा स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, जे एलिमेंट क्या आ गया, कॉमन। और ए एलिमेंट क्या दर्शा रहा है, ए एलिमेंट क्या दर्शा रहा है, इनने बोला ना कि जो प्रविष्टि है, ये जो प्रविष्टि है वो क्या प्रकट कर रही है, मतलब ये क्या बता रही है। तो अपने कॉमन मिला है, कॉमन मिला है, तो ये बता रही है कि तीसरी कंपनी में महिलाओं की संख्या, तीसरी कंपनी में महिलाओं की संख्या
फैक्ट्री, थर्ड में महिला कर्मियों की संख्या कितनी है? 26 है, तो इसको दर्शा रही है। तो देखिए क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछे, हम अभी क्या कर रहे हैं, बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। समझ तो लें कि इसमें होना क्या है, इस चैप्टर में होना क्या है। तभी हम जा रहे हैं उस चीज़ों को, समझ रहे हैं वो चीज़ें कि इनको दिखाना कैसे है। तो कहने का मतलब ये पंक्ति नंबर 3 में कॉलम नंबर 2 जी कौन सा एलिमेंट, ये पंक्ति नंबर 3 का और कॉलम नंबर 2 का अवयव है। इसका नाम क्या बन सकता है? देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ना 1 2 भाई, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ। तो देखिए कौन सी पंक्ति यहाँ पे जे वाला, तीसरी पंक्ति तो 3, और कौन सा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है तो 2। तो नाम क्या होता है अभी आपका, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और इसका नाम क्या बन जाएगा, A232, A32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इस अवयव का नाम, यदि मैं आपसे पूछूं 1 2 कहाँ पे है, 1 2 कहाँ पे है, तो अवयव में पहली पंक्ति A है और दूसरा स्तंभ ये है, तो कॉमन कौन सा है 25, तो इसका मान क्या आएगा 25। मैंने आपसे पूछ लिया A23 कहाँ है, A23, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ तो है ही नहीं, तो ये तो अवयव इस अवयव में है क्या, नहीं, क्योंकि दूसरी पंक्ति A है, बिल्कुल है, लेकिन तीसरा स्तंभ कहाँ दिख रहा है भाई, तीसरा स्तंभ तो है ही नहीं, तो ये इसमें है ही नहीं। लेकिन मैं बोल दूं 3 1 तो तीसरी पंक्ति, हाँ ये है तीसरी पंक्ति, और पहला स्तंभ कॉमन कौन सा आ गया, A, तो एक कॉमन पार्ट अपन देखते हैं, तो इसका नाम क्या आ गया, A31। इस तरीके से हम अभी आपको दर्शाते हैं। अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, अवयवों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम इसके बाद नेक्स्ट सेशन में अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है ना, जो कि करीबन 42 से 43 मिनट्स का हो चुका है। तो इतना ही ठीक है आज के लिए। अभी हम जान रहे हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए, इसको बेसिक वीडियो समझ के छोड़ना नहीं है, पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा। और देन हम इसके बाद, अभी हमने पूरा इसमें अवयव के बारे में समझा। मैंने इतना डीपली इतना क्यों समझा है, क्योंकि आपको अवयव में कोई डाउट ही ना रहे, जो आने वाले क्वेश्चन है वो आपसे अच्छे से बने। अभी हम टाइप के बारे में जाने अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।